नमस्कार, आप सभी का हिंदी गुरु पाठशाला के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जो कि हिंदी वर्णमाला से संबंधित है। और हिंदी वर्णमाला ही नहीं बल्कि व्याकरण पूरा पढ़ा रहे हैं, पर अभी वर्णमाला के चैप्टर में हमने 2 से 3 वीडियो डाल रखे हैं। उसके बाद से ये आखिरी है। इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी को बता देना चाहेंगे, कृपया करके अगर जिन्होंने इस वीडियो को जो आज पहली बार देख रहे हैं, तो पहले वो पिछले वाले वीडियो देखें, उसके बाद ही आप आगे देखें, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ये क्योंकि आपको तभी समझ आएगा जब आप पिछले वाले वीडियो देखेंगे। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। हमने आप लोगों को समझा रखा था कि जो व्यंजन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और व्यंजन जो 4 प्रकार के होते हैं उसमें स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है और संयुक्त व्यंजन होता है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि जो स्पर्श व्यंजन होता है उसमें 25 वर्ण होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, और ऊष्म व्यंजन में भी 4 वर्ण होते हैं। इसके बाद जो कुछ टेक्निकल एरर्स आ गए थे, जिसकी वजह से जो है हम आपको जो संयुक्त व्यंजन था वो नहीं बता पाए थे। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था वहां पर हम शुरू करते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो संयुक्त व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं? 3। प्रमुख रूप से 3 ही होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। प्रमुख रूप से ये 3 होंगे आपके, ये 3 जो दिख रहे हैं। अब ये 3 में जो है वो एक तो ये छ है, एक ये त्रा है, और एक ये ज्ञा है। ये हमारे हैं 3। जाहिर सी बात है, छा है ये किससे बना है? का आधा और शा से। एक बात बहुत ध्यान रखना यहां पर, अगर कभी भी हम संयुक्त व्यंजन, जैसे मान लिया यहां पर छा लिखा हमने, और इसको हम जब लिख रहे हैं का प्लस शा, इसका मतलब ये है कि इसमें ये दो वर्ण मिले हैं, वो 2 वर्ण जो होंगे उनमें हमेशा पहला वाला जो वर्ण होगा वो कैसा होगा? वो आधा होगा, और जो बाद वाला वर्ण होगा वो हमेशा पूरा होगा। आप लोगों के मन में एक और प्रश्न चल रहा होगा, सर जब कभी 2 व्यंजन आपस में मिले होंगे तो हम जान कैसे पाएंगे कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी भी व्यंजन को बोल रहे होते हैं, संयुक्त व्यंजन को खासकर, तो उसमें जिसका उच्चारण पहले होता है, जिसको हम पहले उच्चारित करते हैं, उसका स्थान वास्तविकता में पहले होता है। ये आपको वास्तविक उसका स्थान उच्चारण से ही पता चलेगा। जैसे अगर मैं आपके सामने यहां लिख दूं, जो यहां पे लिखा है हमने त्रा को, तो हम यहां लिख सकते हैं त्रा। तो त्रा जो हमारा होगा वो ता आधा धन रा होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि त्रा को बोलते समय आप नहीं, आपको लग रहा है कि त्रा ता रा यही तो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? त्रा में ता आधा है, उसके बाद रा है। अगर हम आगे की बात करें, एक चीज और यहां समझ लेनी, ये ज्या होता है। आपने जो है कुछ लोगों को सुना होगा, कुछ महान हस्तियां भी हैं जो ज्ञा को ज्या भी बोलती है, जो कि सही है। काफी लोग हैं, बहुत महान पुरुष है, वो आज भी है संसार में, अभी भी है मौजूद, वो भी इसको इस तरीके से ज्या ही बोलते हैं। तो वास्तविक तौर पर ये ज्या ही है। ज्ञा ज्या, जा और या दो आधे, जा आधा है, या है, क्योंकि ज्या में जो पहले बोला जा रहा है वो आधा होगा, जो बाद में बोला जा रहा है वो पूरा होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं यहां पर एक शब्द लिखना चाहूं द्रा, अगर मैं द्रा लिखूं तो द्रा का मतलब क्या होगा? द्रा में दा को पहले उच्चारित कर रहे हैं, फिर रा को, तो इसका मतलब है दा आधा हो जाएगा प्लस रा हो जाएगा। इसका मतलब है ये। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको फंसाएगा। वो क्या करेगा? वो आपसे कहेगा बताइए ये किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, का प्लस शा पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा का प्लस शा, तीसरा होगा का प्लस शा, और चौथा होगा कोई नहीं। जो भी मान लो, एक चौथा ऑप्शन हो सकता है कोई नहीं, मान लिया। अब क्या होता है, अब वो कहेगा आपसे बताइए कौन सा उत्तर इसमें सही है। हम क्या करेंगे? हम ये वाला लगा के पहला वाला उत्तर लगा जाएंगे, जो कि वास्तविक तौर पर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला वाला उत्तर जो है ना, वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें और इसमें अंतर है। वो अंतर क्या है? ध्यान से देखिए, ये दरअसल पूरा है अपने आप में, और इसमें हलंत लगा है तो ये आधा है। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप यहां पे जैसा दिख रहे हैं वैसा जरूरी नहीं एग्जाम में आपको मिले। तो क्या होता है, ये जो छा आधा है, इसका मतलब है कि इसमें अब दोनों वर्ण आधे हैं। एक ऐसा नहीं है कि एक आधा है, जो पहले आया वो आधा है, नहीं, अब इसमें दोनों वर्ण आधे हैं, का भी आधा है और शा भी आधा है। तो क्या इन ऑप्शनों में कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों में हलंत लगा हुआ है? तो इसमें तो पहले का में नहीं लगा, ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि ये उत्तर हो। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पर इसमें देखो का पे भी लगा है और शा पे भी लगा है। इसका मतलब एग्जैक्टली आंसर आपका क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा तीनों पर अप्लाई होगा, ध्यान रखना। अगर कभी त्रा पे वो हलंत लगाएगा तो इसका मतलब रा पे भी हलंत है, मतलब बाद वाला भी वर्ण आधा है। अगर वो कभी इस द्रा पे हलंत लगा देना तो
इस रा पे भी हलंत होगा। इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद ये हम पढ़ते हैं, शा जो बना है वो का प्लस सा से बना है, त्रा जो बना है का धन रा से बना है, या जो बना है वो जा धन या से बना है। ये तीन तो हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। कुछ लोग कह रहे होंगे सर एक बात बताइए, फिर आपने ये चौथा क्या लिख रखा है? तो दरअसल चौथा भी संयुक्त व्यंजन ही है, लेकिन जब पूछेगा कुल संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है तभी हम इसको शामिल करेंगे। इसीलिए इसको आप अलग से डब्बे में बंद कर सकते हैं। श्राव, इसको आप अलग से एक डब्बे में बंद कर सकते हैं। जब पूछेगा कुल संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी, तो 1 2 3 और 4। और जब पूछेगा संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी, तो आंसर क्या होगा? 3। ध्यान रखेंगे ये 3 होंगे, स्रा हमारा अलग से जुड़ेगा, इस बात को हमको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारे संयुक्त व्यंजन की बात थी। व्यंजनों की हमारी कहानी फिनिश हो चुकी है। हमको याद है कि हमने 25 स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं, 4 हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े हैं, 4 हमने ऊष्म व्यंजन पढ़े हैं, और 4 ही हमने कौन से पढ़ लिए अभी? संयुक्त व्यंजन। हालांकि 3 होते हैं वैसे, फिर 4 हमने पढ़ लिए। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, 3 हम यहाँ लिखेंगे। अब हमारे कितने हो गए? ये कहानी बन गई 36 पे जाके, और हम कहीं ना कहीं 36 को लिख चुके हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 36 दिख रहे हैं। तो ये चीज हमको समझ आएगी कैसे 36 हुए, कैसे क्या हुए, हम बताएंगे आपको आगे चल के। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 3 संयुक्त व्यंजन। आप कहोगे सर इसको क्यों हटा रहे हो? इसको कुल में जोड़ेंगे, संयुक्त व्यंजन में केवल नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है उत्क्षिप्त या द्वित्व व्यंजन। ये उत्क्षिप्त लिखा है दरअसल, अगर आप लोगों को समझ ना आ रहा हो तो हम दोबारा से लिख दें। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब ही क्या होता है? दरअसल उत्क्षिप्त का मतलब होता है उछाला हुआ, उछाला, फेंका गया। आप ये भी कह सकते हैं कि फेंका गया हो, उछाला गया हो। तो जब कभी भी कोई ऐसा वर्ण आप बोल रहे हो जिसको बोलते समय जीभ्या उछाल करती हो, कुछ ऐसा लगता हो जैसे कुछ फेंक रही हो, उन वर्णों को हम उत्क्षिप्त कहते हैं। हालांकि हमारी हिंदी वर्णमाला में 2 ही वर्ण ऐसे हैं जो उत्क्षिप्त होते हैं। कौन कौन से हैं? एक ड़ा और एक ढ़ा। ड़ा, ड़ा और ढ़ा, ये 2 होंगे। इन दोनों को हमें ध्यान रखना है। ये हमारे क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन भी इनको कहते हैं, क्योंकि ये दरअसल स्पर्श व्यंजनों से ही आए हैं, लेकिन इनमें गुण दोहरे हैं। इस बात को ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हमने यहां पर बनाया, ये बड़ा खतरनाक वर्ण है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये इतना खतरनाक अभी नहीं खतरनाक है, जैसे इसमें श्रृंगार होगा ना ये खतरनाक हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको यहां पर एक पॉइंट लगा दूं तो ये क्या हो गया? अब ये बन गया का पंचमा अक्षर वहां, अंगा भी बोलते हैं इसको। तो ये का पंचमा अक्षर वहां हो गया। अगर हम इसी पॉइंट को यहां से हटा के यहां लगा दे तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया, ये वाला, समझ रहे हैं? और अगर हम इस पॉइंट को बिल्कुल ना लगाएं तो ये उसी स्पर्श व्यंजन का, जो कि टा वर्ग का तीसरा वर्ण है, डा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को यहां लगा दे तो ये डंग हो जाएगा, जो कि डाही है और ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। समझ आया? तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बारीक चीजें होती हैं ये हमारा पंचमाक्षर है स्पर्श व्यंजन का वर्ग का, ये हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन है, और ये तो हमारा स्पर्श व्यंजन है ही, और ये भी हमारा स्पर्श व्यंजन है, लेकिन इसमें अनुस्वार लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। याद रखेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन से क्वेश्चन बनता है, इस बात को ध्यान रखना है। डा और ढा, ये 2 हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है। फिर आता है द्वित्व व्यंजन। दरअसल उत्क्षिप्त व्यंजन से वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा एक शब्द उत्क्षिप्त व्यंजन से निर्मित है, ये पूछेगा आपसे। अब आप क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे कि उत्क्षिप्त व्यंजन से कौन सा निर्मित होगा, कौन सा नहीं निर्मित होगा। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे एक शब्द है आया, यहां लिख दिया उसने पढ़ाई। अब वो कहेगा क्या ये उत्क्षिप्त व्यंजन से निर्मित है? बिल्कुल है, श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये देखो दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। ऐसे ही अगर आपसे वो कहेगा कि बताइए, क्या अगर हम आपके सामने लिख दें, क्या ये उत्क्षिप्त व्यंजन से है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन है। फिर उसके बाद कहेगा क्या ये उत्क्षिप्त व्यंजन से है? नहीं है, क्योंकि ये उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है। क्या है? ये स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर है। कौन सा? का वर्ग का। लेकिन फिर आपसे लिखेगा एक शब्द और जिसमें लिखेगा लड़ाई।
और कहेगा बताओ क्या ये है, तो बिल्कुल है, ये उच्चित व्यंजन से निर्मित शब्द है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। दरअसल एक क्वेश्चन पूछा है उसने कि बताइए दिल्ली किस प्रकार के व्यंजन से निर्मित शब्द है, तो दिल्ली जो है वो एक द्वित्व व्यंजन से निर्मित शब्द है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जितने भी एक व्यंजन परस्पर आपस में मिल जाता है तो उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना, वो कोई भी हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कोई भी हो सकता है। अगर आप कहेंगे किसी प्रकार से, जैसे आपने कहा अक्कड़, अक्कड़ भी कह देंगे तब भी वो हमारा किससे, द्वित्व व्यंजन से निर्मित है। अगर आप कह रहे हैं चम्मच, तब भी वो द्वित्व व्यंजन से निर्मित है। अगर आप दिल्ली कह रहे हैं वो भी द्वित्व व्यंजन से निर्मित है। हमने द्वित्व व्यंजन और द्विगुण व्यंजन की बात कर ली, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, द्वित्व व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन आएगा आपका वर्णमाला से, जिसमें कहेगा आगत वर्ण कौन से होते हैं। तो आगत वर्ण का मतलब है आए हुए, जो आए हैं। और आए कहां से? इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, हिंदी जो है वो एक ऐसी भाषा है जो कि कई सारी भाषाओं से मिलकर बनी है, उस पर कई सारी भाषाओं का प्रभाव है। तो जो वर्ण हमारे अरबी फारसी भाषाओं से आए हैं या ध्वनियों से है, अरबी फारसी जो ध्वनियां हैं उनको ही हम आगत वर्ण कहते हैं, इनको हम आगत वर्ण का नाम देते हैं। ये दरअसल जो नीचे दिख रहा है ना, ये भी खतरनाक है, ये नुक्ता है। दरअसल इसको हम बोलते हैं नुक्ता। ये जो होता है इसको हम कहते हैं नुक्ता, याद रखना, ये नुक्ता होता है। और ये नुक्ता जो होता है इसको हम एक चीज और कह सकते हैं कि ये जो है ये देन किसकी है। तो जो हमारे गुरु कामता प्रसाद जी हैं, जो कि हिंदी के व्याकरणाचार्य हैं, उनको हिंदी का पाणिनि भी कहते हैं, क्योंकि पाणिनि संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य थे, संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य थे, और पहला व्याकरण उन्हीं ने लिखा था। तो इसलिए लगभग लगभग जितने भी व्याकरणाचार्य होते हैं उनको पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए, तो यहां पर ये जो नुक्ता है वो किसका है? कामता प्रसाद गुरु जी की देन है, जो कि हिंदी के व्याकरणाचार्य हैं। और ये जो नुक्ता लगा हुआ है, जिसमें भी लगा होगा, वो अरबी फारसी ध्वनियां हो जाती हैं, खासकर का, गा, जा, पा। जैसे आप गा जब बोल रहे हैं उसमें जब बेस बढ़ेगा, जब आप कह सकते हैं गूंज बढ़ेगी, गा जब आप बोलेंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो फिर किसमें चला जाएगा? अरबी फारसी ध्वनियों में। उसके बाद आता है अमानक वर्ण। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला का अमानक वर्ण कौन सा होता है। तो अमानक वर्ण ये होता है। इसके लिए हम आपको बता दें, जो आपके घरों में अगर शायद हो, घरों में अगर आपके वनस्पति देसी घी आता होता, पहले आता था, जो बहुत पहले, आजकल नहीं आता है, तो एक डब्बा लिखा होता था, उस पर लिखा था झूला। तो वो झूला करके ऐसे लिखा होता था, तो वो ये झा है, ये दरअसल क्या है? झा है। और ये वहां से आपको समझ आ जाएगा। और ये अमानक है, हिंदी में मानक नहीं है। हिंदी का मानक वर्ण भी पूछ सकता है, तो याद रखना मानक वर्ण हमारा यही वाला है, छा। ठीक है, ये हमारा मानक वर्ण है। उसके बाद आता है अगला, ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, पढ़नी है, सब क्वेश्चन बनते हैं टोटल। फिर आता है श्वास के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो एक बात, इससे क्वेश्चन खूब बनेगा। अगले जब दरअसल हम जब आपको एक क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज करवाएंगे तो वहां हम आपको ये चीजें समझाएंगे। तो देखिए, कहेगा श्वास के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 प्रकार होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण 1, 3, 5। दरअसल कंफ्यूजन आपके दिमाग में बन गई होगी, ये 1, 3, 5 क्या चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपको बता दें, अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो कृपया करके आप पहले वीडियो देखिए, पुराने वाले जो हमने पहले डाले हैं। आप जब तक वो नहीं देखोगे तब तक इस क्लास का मजा नहीं आपको आने वाला है, ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। कृपया करके पहले आप वो देखिएगा, फिर आप ये देखेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा, समझ आएगा चीजें हैं क्या। तो दरअसल आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें हम थोड़ा समझा देते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया क, ख, ग, घ और वा। तो ये क्या है? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो कहने का मतलब ये है, और ऐसे ही चा है यहाँ पर, टा है यहाँ पर, ता है यहाँ, और यहाँ पा है, और इनके भी वर्ण होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा का मतलब है पहला यहाँ, तीसरा ये, और पांचवा ये। और ये हर एक में चलेगा, ध्यान रखना। ये चा वर्ग में भी होगा, टा वर्ग में भी होगा, ता वर्ग में भी होगा, इस तरीके से सब में होंगे। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो इसके लिए कृपया करके पुराना वाला वीडियो, जो पिछला वाला वीडियो था, जो कि इससे ठीक पहले वाला है, क्लास नंबर 3, उसको आप देखिएगा, वो आपको समझ आएगा कि क्या है चीजें, आपको वहां से समझ आ जाएंगी। तो देखिए, दरअसल अल्प का मतलब क्या होता है? कम। प्राण माने वायु, ध्यान रखिए, प्राण का मतलब ही होता है हवा, वायु। तो जब कभी जिस वर्ण को बोलते समय आपके मुख से कम हवा निकलती है, उन वर्णों को हम कहते हैं अल्प प्राण। हर वर्ग का पहला वर्ण अल्प प्राण होता है। वर्ग मतलब स्पर्श व्यंजन, ध्यान रखना, 5 वर्गों में विभाजित है। हर वर्ग का पहला वर्ण अल्प प्राण होता है। का हमारा अल्प प्राण है। अब आप खुद ही, अगर आप लोगों को जो है इसमें थोड़ा सा और ज्यादा परीक्षण करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
इसके लिए आप अपने मुख के पास में अपना हाथ लगाएंगे और आप का बोलेंगे, फिर खा बोलेंगे। का और खा में बोलते समय आपको खुद एहसास होगा कि का जो वर्ण बोला जा रहा है उसमें क्या है, ध्वनि, वो जो वायु निकल रही है वो कम निकल रही है, और खा में अपेक्षाकृत का से ज्यादा निकल रही है। वही हाल गा में है, गा में कम निकल रही है, घा में ज्यादा निकल रही है, इसमें भी कम निकल रही है। यही स्थिति चलती रहेगी सब में। इस वजह से पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होंगे और अंतस्थ व्यंजन भी साथ में अल्पप्राण होंगे। उसके बाद आते हैं महाप्राण पे। महाप्राण का मतलब जाहिर सी बात, जब हमको अल्प प्राण क्लियर हो गए हैं तो हमको महाप्राण क्लियर करने में क्या, महाप्राण हमारे दूसरा और चौथा हो जाएगा। हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। अच्छा एक बात और, पहला, तीसरा, पांचवा का मतलब क्या? पहला मतलब हर पांच, वो पांच। तीसरा मतलब पांच, पांचवा मतलब पांच। पांच पांच 10, 5 15, यानी कि ये 15 वर्ण हो गए और 4 ये, तो इसका मतलब ये कितने हो गए, 19। और इधर अगर हम कहें दूसरा चौथा, 5 ये 5 ये 10, और 10 और 4 14। ध्यान रखेंगे। तो ऊष्म व्यंजन आप सबको पता है, अगर ये अंतस्थ और ऊष्म में लेकर आपको प्रॉब्लम है, हम बार बार आपको एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। इस क्लास को देखने का मजा तभी है जब आप पुरानी क्लासों को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है गूंज, घोष, नाद। इन किसी के आधार पर भी अगर पूछेगा वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, आंसर हमारा होगा 2। गूंज, घोष, नाद के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार होंगे, 2 होंगे। और वो कौन कौन से होंगे, एक होगा अघोष और एक होगा सघोष। अघोष और सघोष सबको पता होंगे, पर एग्जाम में कई बार केवल घोष लिख देता है। आप एक बात बताओ, घोष का मतलब ही होता है गूंज। तो जहां लिखा है आ माने होता है कमी। अगर मैं कमी की बात करूं, इस आ की बात करूं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। अगर हम अपने नाम की बात करें, मेरा नाम है अमित। अगर हम अमित की बात करें, हर किसी को अपने नाम का अर्थ पता होना चाहिए, जरूरी है। इस मित का मतलब होता है सीमा, लिमिट। ध्यान रखना, एक हद। और आ माने होता है नहीं। जिस व्यक्ति की कोई लिमिट ना हो, जो व्यक्ति बेहद हो, जिस व्यक्ति में सारी सीमाएं ना हो, कोई सीमा ना हो, उसे कहते हैं अमित। आघोष का मतलब क्या होगा, आ माने नहीं, घोष माने घोष, यानी कि गूंज। जिन वर्णों को बोलते समय गूंज नहीं होती है उनको हम कहते हैं अघोष, और जिन वर्णों को बोलते समय गूंज होती है, सा माने सहित और घोष माने घोष, यानी घोष के साथ जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम सघोष कहते हैं। अब आप जाहिर सी बात, अगर इस सा को ना भी लगाए तो खाली घोष भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस सा को ना भी लगाए तब भी घोष लिख सकते हैं, किसको, सघोष को। तो अगर कभी घोष लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाना है वो सघोष को ही पूछ रहा है, नो डाउट। तो ये ध्यान रखना, अघोष जो होते हैं वो हर वर्ग का पहला और दूसरा होता है, वही चीज है, पहला और दूसरा। यहां पर ये वाले हमारे क्या हो जाएंगे, अघोष होंगे, प्लस साथ में ये तीनों सा होंगे। ध्यान रखना, यहां हा नहीं है। अगर आपने ऊष्म कह दिया तो कहानी पलट जाएगी। ऊष्म नहीं है तो यहां पर क्या होगा, तीनों सा होंगे, तो ये तीनों सा हो जाएंगे। उसके बाद सघोष की अगर बात करें तो तीसरा, चौथा और पांचवा हमारे क्या होंगे, सघोष होंगे। ये वाले तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष होंगे, प्लस अंतस्थ, यानी वो 4 अंतस्थ, प्लस हा एक और सभी स्वर, ये हमारे होंगे। अगर मैं आपसे कहूं 5 इसके और 5 इसके 10 हो गए और 3 ये, तो इनकी संख्या कितनी हुई, 13। और अगर इनकी बात करें तो 5 5 10 और 5 15 और 4 19 और 1 20, और स्वर कितने होते हैं, 11। तो 20 और 11 31। अब आपको एक क्रम दिख रहा होगा, एक चीज दिख रही होगी, 13 का ठीक उल्टा 31 है और 31 का ठीक उल्टा 13 है। तो जाहिर सी बात, जिसके पास जो चीज कम है वो कम होगा, इसके पास क्या है, गूंज नहीं है, तो वो कम में आता है, यानी कि कम है। ये संख्या इसलिए पूछ रहे हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, बताइए अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो 13। सघोष वर्णों की संख्या 31। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी हमारी कुछ वर्णों तक की थी। इसके बाद आते हैं मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या 3 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। इन 11 में ही मूल स्वर 3 होते हैं, ध्यान रखना। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कभी पूछेगा व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब भी 33 होती है। लेकिन पूछेगा कुल व्यंजन तो 36 और 38, ये 2 होते हैं। आप कहोगे सर 38 कैसे हो गए, तो 38 दरअसल ये जो 2 इसमें ऐड किए हैं वो 2 हमारे ये वाले हैं, ये उत्क्षिप्त व्यंजन। इन उत्क्षिप्त व्यंजनों को हम 2 को ऐड कर देते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन जुड़ जाएंगे तो 36 की जगह 38 भी हो जाते हैं। वर्ण की पूछेगा, यानी वर्ण का मतलब पूरी वर्णमाला में स्वर व्यंजन सबको मिला के कुल वर्ण, मतलब वर्ण कितने हैं, कुल नहीं, तो 49 आंसर होगा। लेकिन पूछेगा कुल वर्ण कितने हैं, तो आंसर हमारा 52 होगा। 50 भी होगा, कब होगा, जब वो 2 कौन से अयोग वा, अंग और आहा दोनों को बाहर कर देगा वर्णों से, तब हमारा आंसर 50 भी हो जाएगा एक सूरत में। इस बात को हमको ध्यान रखना है। कभी भी अगर वो अंग और आहा को दूर करेगा, अंग और अह, यानी कि
आप यूं कह सकते हैं अनुस्वार और विसर्ग को अगर हटा देगा तो आंसर हमारा 50 भी रह जाएगा। ये चीजें हैं हमारी कुछ किसके बारे में, वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला हमारी क्लियर हो चुकी है, एक बार पुनः से आप लोग सुन लीजिए। स्वर जो है कंप्लीट हो गए हैं, व्यंजन कंप्लीट हो गए हैं और लगभग सारी चीजें हमने कंप्लीट कर दी हैं। कुछ चीजें हैं जिन पर डिस्कस थोड़ा सा हम प्रश्नों के तौर पर करेंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम प्रश्न उत्तर की सीरीज चलाएंगे तब करेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और बाकी अगली जो सीरीज, अगला जो टॉपिक आने वाला है वो संधियों से आने वाला है। एक एक करके संधियों को हम धीरे धीरे पढ़ते हुए शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके हम सारी चीजें कवर करेंगे। और संधियों के ठीक बाद हम जो है वो आपके जो पेट के सिलेबस के टॉपिक है उनको भी कवर कर लेंगे साथ में। चिंता मत करिए, सारा कुछ कवर करेंगे, बस घबराइए नहीं, लगे रहिए, मेहनत से डटे रहिए। ईश्वर करेगा बहुत जल्द आप लोग सफल होंगे और सफलता निश्चित ही आपके कदमों में होगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।